नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 से संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के गेस किए गए काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है, सभी क्वेश्चन आपके गेस किया गया है। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आज हम बताने वाले हैं वो आपके लैंग्वेज में एकदम सिंपल एवं सटीक बताने वाले हैं, साधारण लैंग्वेज में, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत एवं परेशानी नहीं हो। इसलिए आपके लैंग्वेज में बताएंगे, आप अपना नोट कॉपी में लिख के इसे याद कर लीजिएगा और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में एक क्वेश्चन आता है, वह है लैंगिक विभेद से आप क्या अभिप्राय है। यानी लैंगिक विभेद किसे कहा जाता है, इसका मतलब आपसे पूछा कि लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसे आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। देखिए, लैंगिक विभेद या असमानता किसको कहा जाता है। आप देखते होंगे अभी भी समाज में, अभी भी हमारे यहाँ यानी हम लोग देखते हैं, बहुत हमारे ये देखने के लिए मिलता है कि जो औरतें हैं उनको अलग कैटेगरी कर दिया जाता है, और जो जेंट्स है उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। यानी गर्ल्स एवं बॉयज़ के बीच में जो विभिन्न जो मतलब असमानता पाई जाती है, उसी को हम लोग विभेद, यानी गर्ल्स एवं बॉयज़ में देखिएगा ये दोनों लैंगिक हैं, लेकिन लैंगिक के बीच में बहुत तरह के विभेद होते हैं। आप जो भी हैं, गर्ल्स हो या बॉय हो, सब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या विभेद होता है। गर्ल्स को ये सोचेगा कि हम आगे हैं, ये सोचेगा कि हम आगे हैं, माने दोनों में पूरा एक तरह से टक्कर चलता है। तो लैंगिक विभेद यही है बाबू कि लिंग के आधार पर, यानी अगर वो गर्ल्स है तो गर्ल्स कैटेगरी में है, लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, यह असमानता जो है सामाजिक में भी पाई जाती है, राजनीतिक में भी एवं अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अब राजनीतिक में भी देखिएगा तो औरत को मतलब एक तरह से बहुत तरह के, औरत और मर्द में बहुत तरह के विभेद होता है बाबू सर, ठीक है। इसी को हम लोग लैंगिक विभेद कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये याद रखिएगा 2 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है वह है, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। तो याद रखिएगा, आपको पूछा गया प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की व्यापक पहुंच जनता में होती है, ये सरकार में भी सहयोगी या विरोधी की भूमिका होती है। इस तरह ये सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। ये जनता की इच्छा और भावना से सरकार को अवगत कराकर और सरकार के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाकर ये सरकार के प्रति जन समर्थक और सहयोग सुरक्षित करते हैं। इसलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। देखिए, इसको समझाते हैं, इतना लिखना नहीं है आपको, 2 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। आपको लिखना, याद रखना है कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। तो आपको याद रखना है कि राजनीतिक दलों की व्यापक पहुंच जनता में होती है। यानी अगर राजनीतिक दल है तो उसका जो पहुंच है, यानी उसका जो पकड़ है, वो मेन रूप से जनता को माना जाता है या नहीं, बिल्कुल माना जाता है। अगर जनता चाह जाएगा तो उसको उखाड़ के बिक सकता है, नहीं तो उसको बैठा सकता है। तो राजनीतिक दलों का जो व्यापक पहुंच होता है उस जनता में होती है, ठीक है। और ये जो सरकार है, ये सरकार में भी सहयोगी या विरोधी की भूमिका में होते हैं।
यानी ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, इतना आपको लिखना जरूरी है। इसके बाद इस तरह ये सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर सरकार और राजनीतिक दलों के बीच, जनता के बीच, अगर दोनों के बीच में मिला जुला के कड़ी मने होता है कि जैसे कि कोई खड़ी होता है दलाल, जैसे कि शादी ब्याह होता है तो एक तरफ से लड़का एक तरफ से लड़की वाले रहते हैं, और बीच में जो अगुआ होते हैं उसको एक तरह से अगुआ कहा जाता है देहात वात में। तो यही जो होता है कड़ी का काम करता है, यानी बीच में मिलाने का काम जो करता है उसी को कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो कड़ी का काम करते हैं और ये जनता की इच्छा और भावना को सरकार को अवगत कराकर और सरकार के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाकर, यानी बहुदलीय जो प्रणाली है बहुदलीय जो प्रणाली है वह जनता की इच्छा और भावना से अवगत कराती है किसको, सरकार को, और इसके कार्यों की जानकारी जो है वह जनता तक पहुंचाती है बहुदलीय प्रणाली। इसलिए जन समर्थक एवं सहयोग इसलिए माना गया है, तब इसीलिए भारत ने इसे बहुदलीय प्रणाली को अपनाया, यानी इसीलिए भारत ने इसे अपनाया ताकि जनता के बीच जो इच्छा और भावना है उसे सरकार का जो इच्छा और भावना है वो जनता तक पहुंचाती है और सरकार के कार्यों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाती है। इसी समर्थक और सहयोग के सुरक्षित करने के लिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। उम्मीद करता हूँ आप लिख दीजिएगा, अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, जो आपको समझ में आएगा उतना ही लिखिएगा। ठीक है, लेकिन सटीक लिखिएगा अपना लैंग्वेज में। दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पे देखते होंगे, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, MCQ में पूछे जाएंगे। ठीक है, रहेगा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा बाबू, पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक आप उलट के देखिएगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। MCQ में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको बता दिए। अगला जो प्रश्न आता है वह है वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना था बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ज़रूरत की वस्तुओं के बदले में वस्तु ही प्राप्त की जाती है। किसी एक वस्तु का इच्छित वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। देखिए इसको समझाते हैं, किसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आप गांव देहात में जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे देखते होंगे, अगर आपके पास चावल कम गया, ठीक है, चावल को ही लेके चलते हैं, चावल कम गया, ठीक है, यानी ख़त्म हो गया, आपको किन्हीं अगल बगल मर्द के पास चावल है तो उनके पास से तो आप मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, लेकिन जब आप भी चावल दीजिएगा बाद में तब न देंगे, तो उसी को कहा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी इसमें कोई आप पैसा नहीं दिए, एकदम अप्रत्यक्ष रूप से बिना पैसा का लेन देन हो रहा है, सिर्फ वस्तु का विनिमय हो रहा है। किसका, तो वस्तु हम दे रहे हैं और वस्तु ये इनको भी दे रहे हैं और फिर बाद में ये भी हमको दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसके तहत बाबू ज़रूरत की वस्तुओं के बदले, ऐसा नहीं है कि चावल ही, कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी ज़रूरत डेली लाइफ में होती हो, उस वस्तु को आप वस्तु के बदले वस्तु ही प्राप्त की जाती है। किसी एक वस्तु का इच्छित वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन, यानी कोई बिना पैसा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन ही विनिमय प्रणाली करते हैं। जैसे चावल, धान, गेहूँ, नमक, तेल या ज़रूरत के अन्य सामान, यहाँ तक कि कपड़ों को भी प्राप्त किया जाता है। काफ़ी पहले से प्रचलित यह प्रणाली अब भी देहातों में मौजूद है। बिल्कुल देहात में तो ये होता ही है, देहात से जो भी बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि अगर हम नमक कम गया तो और इसे लेके आ गए हैं और उसको दे दिए बाद में, तेल कम गया तो उसको इसे लेके आ गए बाद में उसको दे देंगे, या इसको कम गया था इसको इसे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये देहात में जो होता है ना काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए बुक में लिखा गया है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि काफ़ी पहले से प्रचलित यह प्रणाली अभी भी गाँव में या देहातों में मौजूद है, यानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं। तो बाबू वही जो बिना पैसा के अप्रत्यक्ष रूप से बिना पैसा के प्रत्यक्ष रूप से
लेन देन करना ही, यानी वस्तु का जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उसे अदला बदला करना, यानी एक तरह से करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसे लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। आपको भी शोषण किया जाता है, इसके बारे में हम अभी समझाएंगे, ठीक है, कैसे होता है जी। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। देखिए, उपभोक्ता शोषण जो होता है, उपभोक्ता किसको कहा जाता है? उपभोक्ता हम लोग को कहा जाता है। उपभोक्ता में हम लोग आ जाते हैं, हम आप, ठीक है। तो उपभोक्ताओं का अज्ञानता, मतलब उपभोक्ता का शोषण कब किया जाता है? उपभोक्ता की अज्ञानता, माने उसको ज्ञानता इसके बारे में, कुछ चीज़ खरीद रहा है तो उसके बारे में अज्ञानता ना हो, तो उसको उपभोक्ता को शोषण का किया जाता है। उपभोक्ता में आपस में एकजुटता का अभाव, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का अज्ञानता, उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेना। अब इसको समझिए, उपभोक्ता शोषण क्या होता है। तो बाबू, मान लीजिए ये आप किराना दुकान में गए, यहाँ पे इसका रेट है 12 रुपया और इसी को आप लेने गए, तो यही वस्तु आपको 15 रुपया में दे रहा है। तो यहाँ पे आप नहीं तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये 12 रुपया का चीज़ है और 15 में दे रहा। पता भी होगा तो नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? तो उपभोक्ता में आपस में एकजुटता का अभाव है, क्योंकि आपस में एकता नहीं है, यानी उपभोक्ता कभी भी आपस में एकता नहीं बना के रखती है, इसलिए उसको बोल भी नहीं सकते। जब एकता रहेगा तब ना सब बोलेगा। तो 12 रुपया के समान आपको वस्तु 15 रुपया में दिया जा रहा है, तो उपभोक्ता का यह क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उपभोक्ता की अज्ञानता भी है, इसमें उपभोक्ता का एकता भी नहीं बना हुआ है, इसलिए शोषण किया जा रहा है। और उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में भी पता नहीं है। जब इकोनॉमिक्स क्लास करिएगा उसमें पता चलेगा कि उपभोक्ता का क्या अधिकार होता है। अधिकार नहीं पता है तो आपको शोषण किया जाएगा। अगर ये 12 रुपया का सामान है, कहीं कहीं हमको से ही लिया गया, लाचार में हम ही दे दिए, ठीक है। MRP अगर आप कॉल कीजिएगा, एक नंबर आता है उस पर, तो वो दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है, केस हो जाएगा। एक MRP जो रहता है, कोई चीज़ पे MRP जो रहता है लिखा हुआ, उससे ज़्यादा कोई भी वस्तु का रेट नहीं लिया जाता है। लेकिन एक दुकान थी जो कि वो सामान मिल ही नहीं रहा था कहीं, तो MRP से भी ज़्यादा लिया, जो कि ये गलत है। अगर आप चाहते तो इसको फंसा सकते थे, ठीक है। MRP से ज़्यादा कहीं सामान नहीं दिया जाता है। MRP आपको फिक्स, मतलब इससे ज़्यादा कहीं आपको लिया ही नहीं जाता है, लेकिन उसने लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग के पास एकता मजबूरी भी है, एकता का अभाव भी है, एवं हम लोग को पता भी नहीं है, ठीक है। तो MRP जो रहता है बाबू, कोई चीज़ पे लिखा हो, कोई भी वस्तु आप लीजिएगा तो उस पर MRP देखिएगा लिखा हुआ रहता है, तो उससे ज़्यादा कहीं भी आप पैसा नहीं दीजिएगा, जहाँ तक इससे कम ही देने का प्रयास करिएगा, या फिर MRP पे आप सामान ले सकते हैं। MRP से ज़्यादा कोई सामान नहीं बिकता है, ठीक है। वो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा से पढ़ना है। बहुत ही जल्द चैप्टर बाय स्टार्ट इसको करेंगे, इकोनॉमिक्स को। उसके बाद अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेना है, ये सब भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे कि अभी बताए, MRP से ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेना, ये सब उपभोक्ता का शोषण है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जितना हम बताए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपको लगता होगा केमिस्ट्री का, खनिज को परिभाषित कीजिए। लग रहा होगा कि केमिस्ट्री का है, लेकिन नहीं, ये आपको सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। तो खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है, क्या है? यहाँ से MCQ पूछा जाता है बाबू। खनिज क्या है? यौगिक है, मिश्रित है, या बहुत तरह के 4 ऑप्शन देके आपको गड़बड़ा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, खनिज प्राकृतिक यौगिक है जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होते हैं। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाली विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। MCQ यहाँ से पूछे जाएंगे कि सबसे कठोर खनिज कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि हीरा जो होता है वो सबसे कठोर खनिज में आता है। पूछा गया प्रश्न है, पॉलिटेक्निक में भी 2 बार ये पूछा गया प्रश्न है।
ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। कौन होता है मुलायम? तो ग्रेफाइट जो होता है वो सबसे मुलायम होता है यौगिक में, खनिज में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सबसे मुलायम खनिज तो ग्रेफाइट, सबसे कठोर खनिज तो हीरा। दोनों ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप याद रखिएगा। पूछ देगा कि खनिज क्या है, यौगिक है, लवण है, मिश्रण है, कुछ भी दे देगा तो आपको याद रखना है यौगिक है। तो खनिज किसको कहा जाता है? तो खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होती है। यानी उसको संरचना जो होती है और संगठन दोनों एक समान यानी बराबर होती है बाबू। और ये चट्टानों और अयस्कों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चट्टानों और अयस्कों में पाए जाते हैं खनिज। इनकी उत्पत्ति जो है वो भूगर्भ में होने वाली विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। इसे आप याद रखिएगा, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ से MCQ आपको 3 बताया गया, तीनों आप अलग अलग लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो और भी आएँ। और लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट किया। देखिए लाइव जो क्लास ले रहे थे वो बंद करने का रीज़न यही है कि स्टूडेंट लोग नहीं आ पा रहे। तो लाइव जब तब स्टार्ट होगा, कम से कम 50+ स्टूडेंट रहेंगे, तब आपको लाइव का क्लास करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ लाइव क्लास नहीं चलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो लाइव क्लास अगर आप स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप 50 स्टूडेंट से ज़्यादा लाएं, आपको डेली लाइव क्लास टाइम टू टाइम लिया जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।